क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी के लिए आप रिलेशन पढ़ते हो। वैसे तो अपन देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो z/n के प्रोपोर्शनल होती है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर ही काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि z/n का वैल्यू जहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा वहीं पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात की है तो z बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n बराबर भी 1 हो जाएगा, तो z/n का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो z बराबर 2 हो जाएगा और n का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 2/1 दैट इज 2 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, तो यहाँ पे z का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू भी 2 है, तो दैट इज 1। एंड यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि z का वैल्यू 3 हो गया एंड ऑर्बिट नंबर 2 है, तो यहाँ पर ये 1.5 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू एज वी कैन सी कि ये सेकंड ऑप्शन में आ रही है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड। ऑफ कोर्स ये सॉलिड स्टेट में अपन इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। जब एक आयनिक सॉलिड की बात हो रही है तो वहाँ पर हमें चार्ज न्यूट्रलिटी सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। PYQs में भी पहले भी जेईई एडवांस इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है। उन बातों को अगर अपन ध्यान में रखते हैं तो देख पाएंगे कि मेटल ऑक्साइड के बारे में जैसा हमसे कहा गया है कि MxY2O4 टाइप का मेटल ऑक्साइड है और यहाँ पर मेटल M दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। मैं मान लेता हूँ कि P एटम्स, मेटल के P एटम्स M+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। P एटम्स, लेट मी राइट इट, P एटम्स M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने एटम्स हो जाएंगे? X माइनस P एटम्स। और Y एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हमें बोला गया है कि +3 में ही है और ऑक्सीजन -2 में है। तो यहाँ पे हम टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज करेंगे। टोटल पॉजिटिव चार्ज बच्चों अगर आप देखोगे तो M+2 आयंस की वजह से आएगा 2 × P और M+3 आयंस की वजह से आएगा X माइनस P × 3। साथ में हमारे पास दूसरा मेटल आयन भी है और वो है Y+3। Y+3 की वजह से आएगा 3 × 2। ये तो हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 4 × 2। तो यहाँ से हम X और P में एक रिलेशन निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2P - 3P, तो यहाँ पर ये Px - P इक्वल टू, आप देखेंगे कि इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। साथ ही साथ हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयंस वो कितना है? 1/3 के बराबर है। तो फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयन अगर हम निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M+2 आयन डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ M दैट इज X एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। इम्प्लाइज यहाँ से चूंकि हमें X निकालना है तो कहीं ना कहीं P को X के रूप में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो P बराबर X/3। P बराबर X/3 जब हम रखेंगे यहाँ पे तो X/3 इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x/3 इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x बराबर आ जाएगा 3/4 दैट इज 0.75। बहुत ही इजी सवाल होना चाहिए उस हिसाब से, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक का सवाल है और ऑर्गेनिक के एक्सपर्ट सबसे समझते हैं का सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट। तो हम लोग देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं ये सवाल। बड़ा प्यारा सा सवाल है, आपने देखा, और एक सीधे सीधे एनसीईआरटी पर रखा हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये कहा जाता है एडवांस के लिए एनसीईआरटी मत पढ़ो, लेकिन सीधे सीधे देखिए एनसीईआरटी के लिए ग्लूकोज हमारा। अब देखो आपने रिएजेंट डाला HI। अच्छा, अमूमन आपको क्या पढ़ाया जाता है? हम क्लासरूम में भी बार बार बोले कि HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सबको रिड्यूस करके क्या करेगा? सीधे एल्केन बना देगा। वैसे क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आए। तो सीधे सीधे आप ग्लूकोज चाहे L हो, ग्लूकोज चाहे D हो, उसका कोई लेना देना नहीं। ये जस्ट आपको थोड़ा सा उल्लू बनाने के लिए देता है, बाकी कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। HI रेड फास्फोरस डालोगे सीधे सीधे एल्केन बनेगा। रेड फास्फोरस अगर नहीं भी पड़ा है तो हीट करने पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। ओके क्लियर? तो ये पूरी तरीके से आपके पास, और अगर वेरी हाई टेम्परेचर पर अगर ये किया गया, अगर ये देखते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराई गई, तो हाई टेम्परेचर पर रिजल्ट आप देखते हैं क्या मिलेगा?
सीधे सीधे ये हमारा पहला नंबर ये हाई टेम्परेचर पर बन गया एल्केन। कितने कार्बन का पूरा 6 कार्बन का ये एल्केन बन गया और एल्केन बन के साइक्लाइज होकर के साइक्लोएल्केन बन जाएगा। अब ये ऊपर वाला पोर्शन ने एल्केन बना दिया 6 कार्बन का, इसको साइक्लाइज करके हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन बना दिया। एक्चुअली बनता तो साइक्लोहेक्सेन है, फिर ये आगे पहले तो साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा, साइक्लाइजेशन होगा, फिर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है इसका। एरोमेटाइजेशन होने के बाद एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि अब आगे जो रिएक्शन है क्लोरीन एक्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट में डाला है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटी को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, आपने पहले भी सुना है यार, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। यहाँ देखा जाए देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, या तो हाइड्रोजन 2 का ये फ्री रेडिकली बॉन्ड ब्रेक हो जाए और या तो इसका फ्री रेडिकली बॉन्ड ब्रेक हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन ऑलवेज गो टू दैट डायरेक्शन मोर वेयर द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। भाई देखो यहाँ क्या बन रहा है, रेडिकल बन रहा है, तो हम रेडिकल बना के ही देख लेते हैं रिएक्शन किधर फॉरवर्ड जा रहा है, एक्शन जाएगी। अगर हमने यहाँ रेडिकल बनाया, अगर आपने देखा इस तरीके से, और यहाँ रेडिकल ये बना लें, बांड को तोड़ करके बना लें, बांड टूटेगा, मान लो एक क्लोरीन लग गई, यहाँ रेडिकल बन गया, तो अगर बच्चों आप देखेंगे स्टेबिलिटी का आर्डर, तो हमारा स्टेबिलिटी का आर्डर कौन होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है बेंजीन के अंदर बांड टूटना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन ब्रेक फ्री रेडिकली। तो ये आपने बहुत पहले सुना होगा, डिफ्यूज सनलाइट डाल करके गैमेक्सीन बनाया जाता है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे वो बेंजीन में एक बार यहाँ टूटेगा, एक क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, ये टूटेगा यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन, ये टूटेगा यहाँ क्लोरीन, और लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेक्सीन। तो आपने देखा सीधे सीधे डी ऑप्शन आपका है गैमेक्सीन का, तो अब गैमेक्सीन बन जाएगा इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इन ए पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर। तो देखो आपको पता है PCl5 जैसे ही का फ्लोरिनेशन आप करोगे तो एक आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, तो मतलब 2 स्टेबल आइसोमर बन जाएंगे। 2 स्टेबल आइसोमर कौन कौन से, एक तो देखो PCl5 आपको पता ही है, PCl5 PCl4 देखो ये वाला, जैसे हम PCl5 है, आपको पता है आयनिक स्पीसीज में एक सॉलिड स्टेट में वैसे आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट रहता है ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। लेकिन आपने क्या करना है, फ्लोरिनेशन। तो जब इसका फ्लोरिनेशन कराओगे आप PCl5 का, तो ये 2 स्टेबल आइसोमर किस में कन्वर्ट होगा, PCl4। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, वैसा का वैसा रहेगा। जो एनायनिक पार्ट है जिसका जो PCl6 माइनस है, उसमें एक बार क्या हो जाएगा बेटा, 2 फ्लोरीन PCl4 और F2 PCl4 F2 माइनस, इसका 4 एक आइसोमर तो ये बन जाएगा। दूसरा आइसोमर कौन सा बनेगा, फ्लोरिनेशन से PCl4 तो सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, एक बन जाएगा सिंपल, सारे क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे PF6 माइनस। तो इसमें देखो कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी इज राइट आंसर। हाँ तो बच्चों अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है और इसमें अपन देख सकते हैं कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजीन इज गेटिंग इलेक्ट्रोलाइज्ड electrochemically oxidized by O2, thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy. One of the products generated from the electrochemical reaction is N2 gas. ठीक है, वैसे भी अपन जानते हैं इनऑर्गेनिक में भी कई बार पढ़ते हैं कि हाइड्रोजीन इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और उसमें जो नाइट्रोजन है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और वो डेफिनेटली अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में जाना पसंद करती है। O2 के साथ H2O2 के साथ में H2O2 की रिएक्शन भी अब पढ़ते हैं। एनीवेज, तो यहाँ अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के हिसाब से जो फंडे अपन ने सीख रखे हैं उसके हिसाब से अपन को जवाब देना है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या कह रहे हैं, उसके हिसाब से अपन देखना चाहेंगे यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है OH- आयंस रिएक्ट विद N2H4 एट द एनोड टू फॉर्म N2. OH- ions react with N2H4 at anode to form N2 and water, releasing 4 electrons to the anode. As we know कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और डेफिनेटली यहाँ पर
ऑक्सीडाइज होने वाली जो स्पीसीज है वो N2H4 ही है। जैसे मैंने कहा कि ये हमेशा -2 से अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन से 0 में जाना पसंद करती है, जहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो N2H4 एनोड पर ऑक्सीडाइज होगी, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगी पर मोल के हिसाब से, तो वो हम यहाँ पर इसका चार्ज बैलेंसिंग करके देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन यहाँ पे -2 में है और वो 0 में जा रही है, और ऐसे 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स है तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन को पढ़ते हैं। एट द कैथोड N2H4 ब्रेक्स टू N2 गैस। यहां पर पहली लाइन पढ़ करके अगर अपन को यह पता है कि कैथोड की बात कह रहा है, और कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होता है तो नाइट्रोजन तो -2 से किस में गई है, 0 में, यानी यहां पे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। तो उससे आगे अपन को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन को देखें अगर आप, एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH- आयन। डेफिनेटली कैथोड पे रिडक्शन होता है, और O2 गैस यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, वो N2H4 को ऑक्सीडाइज कर रही है, यानी खुद रिड्यूस होगी, और खुद रिड्यूस होगी तो वो डेफिनेटली यहां पर O2 विल गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वी विल से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये एक्सेप्ट करती है और 4 इलेक्ट्रॉन्स इनफैक्ट, तो यहाँ पर बनेगा 4OH- आयन, जिसमें अपन 2 मोल्स ऑफ वाटर लेकर के चलेंगे। इस तरीके से उसकी रिडक्शन आप रिएक्शन को अपन बैलेंस कर सकते हैं, OH- में ये रिड्यूस हो जाएगी। तो दैट ऑल्सो सीम्स टू बी द राइट ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन पे अगर हम जाए तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। एक्चुअली यहाँ पे कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट्स जो है आपस में जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हैं, और अगर कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनने का ऐसा कोई रीजन नहीं लगता है। तो आई थिंक द राइट आंसर शुड बी A and C. Now let us move on to the next question. Next question is organic chemistry question. तो sir will explain you. हाँ, जैसा बच्चों आप देख रहे हैं कि हम लोग सेक्शन सेकंड में पहुंच चुके हैं। सेक्शन सेकंड मल्टीपल ऑप्शन का है, और मल्टीपल ऑप्शन है तो आपको पता है, ये बताया जाता है भाई मल्टीपल ऑप्शन बड़े केयरफुली आप करो, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं वहाँ, और रॉन्ग हुए तो आपको पहले पता है सजा दूनी मिलने वाली। तो ऐसे में हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक कंपाउंड दिया है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा इतना बड़ा सा कंपाउंड, लेकिन कैटेलिस्ट अगर देखा जाए तो वही रोज टीचर पढ़ाते रहते हैं, वही सीधे सीधे कैटेलिस्ट आता है, हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, और ऐसे क्वेश्चनों में बारी बारी से अप्लाई करके सब चीज़ें देखते हैं। तो पहले में अप्लाई करते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला ये कह रहा है कि ये कंपाउंड मिल करके हमारे पास ये बनना है। बच्चों ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ एल्कोहल बना हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहले लिंडार कैटेलिस्ट डालेंगे। ये एक ऐसा कैटेलिस्ट है कि समझ लो एग्जाम में इनका नाम आना ही आना है, ये रिश्तेदार हैं पूरी तरीके से IIT के, हम जेई मेंस का, यानी पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट अगर देखा जाए तो कभी ऐसा ना रहा, या तो पर्च रिडक्शन का नाम आएगा या तो लिंडार का नाम आएगा। इनको बच्चों को बार बार बताते हैं, इनको दिमाग में जरूर रखे रहिए, इनका काम आगे लगना है। तो आपने देखा ये काम क्या करेगा, पार्शियल रिड्यूसिंग है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में डाला, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ डबल में डाला। बच्चों यहाँ प्रोडक्ट में थोड़ी सी हमारे टाइपिस्ट से मिसप्रिंटिंग हो गई, तो जो प्रोडक्ट बना था वो कुछ ऐसा था, मतलब इस तरीके से था, वो एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड को हटाया नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ आया। तो इस तरीके से एक सिंपल सा आपने देखा इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये लिंडार कैटेलिस्ट अपना काम कर दिया। उसके बाद आपने देखा SnCl2, स्टीफन रिडक्शन ने आपने नाम सुना होगा, इकलौता एकदम बिल्कुल साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। आपने देखा साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, बाकी किसी को टच नहीं किया। फिर अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट डालेंगे तो बच्चों आपको मालूम है सोडियम बोरोहाइड्रेट यहाँ कुछ नहीं करता, सोडियम बोरोहाइड्रेट यहाँ कुछ नहीं करेगा, दोनों आपने देखा एस्टर ये भी है, एस्टर ये भी है, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जैसा पता चला तो भाई यहाँ OH आपका लग गया, बड़े आसानी से बात समझ में आई। फिर अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, भाई हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्कोहल पे कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको पहले मालूम है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। तो आपने सीधे से सीधे देखा, ये हमारा हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो पोर्शन है इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर ये अल्कोहल में जाएगा। ध्यान गड़बड़, ये ऑक्सीजन है, अब वाटर से जब हाइड्रोलिसिस किया, पोलराइजेशन हुआ, नॉर्मल में गया, ये टूट गया, यहाँ अल्कोहल आ गया, और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये खुद आगे जा करके किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो बच्चों ये सारी चीजें आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए पूरा सीधे सीधे आंसर आपको सेटिस्फाइड कर रहा है। सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट यहाँ जो डाला गया, हाँ SnCl2 पहले डाल दिया गया। वैसे जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट डालेगा उसको बताने की बात, सोडियम बोरोहाइड्रेट तो जो एल्डिहाइड बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि प्रोडक्ट में एल्कोहल नहीं है, तो आंसर नंबर ए हमारा कट जाता है। आगे देखिए आंसर नंबर बी, लिंडार कैटलिस्ट डाल दिया सबसे पहले। लिंडार कट ये अपने आप जो दूसरे में हुआ था इसमें सिस बना दिया सीधे सीधे। फिर डाल दिया हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपने देखा कहाँ क्या होने वाला है, इसको एसिड में कन्वर्ट होने वाला है, ये कन्वर्ट होने वाला है किसमें, एसिड में कन्वर्ट होने वाला है। और अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया एसिड डाल करके, तो ये साइनाइड भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे SnCl2 आपने डाला, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। और आप बच्चों ये ध्यान रखना है, SnCl2 के बाद जो एल्डिहाइड आप बनाओगे, उसके बाद जो सोडियम बोरोहाइड्रेट डालोगे, तो ये यहाँ एल्डिहाइड नहीं बचेगा, एल्कोहल बन जाएगा। दैट्स वाई ये ऑप्शन भी निपट गया इधर। अब चलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट सबसे पहले डाल दिया, तो पहला काम क्या हो गया बच्चों, केवल ये एल्कोहल बना बस। दूसरे में हमने SnCl2 डाल दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, हमारा कौन सा, साइनाइड कन्वर्ट हो गया। फिर हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो एल्डिहाइड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये एल्कोहल हो गया, ये एसिड हो गया। उसके बाद लिंडार कैटलिस्ट डाला, तब जाके रिडक्शन हुआ। दैट्स वाई सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वाले ने लिंडार कैटलिस्ट डाल दिया, फिर वही काम हुआ। सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल दिया, तो क्या करेगा, इसको एल्कोहल बनाया, बाकी कोई टच नहीं किया। फिर SnCl2 डाल दिया, क्या बन गया, एल्डिहाइड डाल दिया। फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, फिर एल्डिहाइड का एल्डिहाइड रह गया। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ क्लू पॉइंट क्या है, समझने का पॉइंट क्या है, समझने का पॉइंट है कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर हमारा ये एसेंस यानी जो आपने रिडक्शन कराया स्टीफन रिडक्शन कराने के बाद सोडियम बोरोहाइड्रेट जिसमें डालेगा, तो स्टीफन क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना दे रहा है। एल्डिहाइड वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल पे प्रोडक्ट में है नहीं, प्रोडक्ट में एल्डिहाइड है। तो ये चीज ध्यान रखिए, इसीलिए पहला दूसरा ऑप्शन पूरी तरीके से रॉन्ग हुआ और हमारा सी और डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में केवल 2 ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, और समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपको सर बताएंगे अगले। नंबर 7 बेटा इनऑर्गेनिक पार्ट से है। इससे आसान क्वेश्चन मेरे को पेपर 2 में इनऑर्गेनिक का कोई लगता नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर किसी को स्ट्रक्चर याद है तब भी वो बच्चा आराम से सोल्व कर सकता है, इसको ट्रिक से भी सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो H2SO7 है, तो H2SO7 की सबको स्ट्रक्चर पता ही है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले देखो ए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम H2SO7 की। H2SO7 का नाम आपको पता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, ठीक है। ये ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर से क्वेश्चन है, क्योंकि पी ब्लॉक में एक तो फॉस्फोरस के और एक सल्फर के जो सबसे ज्यादा फेमस ऑक्सो एसिड है, वहां से क्वेश्चन IIT पूछ ही लेते हैं हर साल से, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से, ये ऑक्सी लिंकेज परोक्सी लिंकेज वाले क्वेश्चन। अब H2SO7 की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो ध्यान से, इसमें कौन सा लिंकेज होता है, ऑक्सी लिंकेज होता है। और सल्फर आपको पता है 2 डबल बॉन्ड बनाता है, 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये किसकी स्ट्रक्चर हुई, H2SO7 की बेटा, ठीक है। दूसरा है बी वाली जो स्ट्रक्चर है, वो H2SO8 है, उसका नाम होता है परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आता है परोक्सी लिंकेज। ये देखो आपका परोक्सी लिंकेज, परोक्सी लिंकेज पता तो है ना आपको कि परोक्साइड लिंकेज या परोक्सी लिंकेज किसको बोलता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्ड को बेटा, ठीक है। सी वाला देखो H2SO5 बेटा, इसका नाम होता है पायरोसल्फ्यूरस एसिड, H2SO5 सी वाली स्ट्रक्चर।
ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर आ जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हो, H2S2O5 को, जो H2S2O6 की स्ट्रक्चर है, H2S2O6 की स्ट्रक्चर में आप एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा दो, H2S2O5 की स्ट्रक्चर बन जाएगी। डी वाला H2SO5, डी वाली स्ट्रक्चर देखो H2SO5, इसका डी वाले का नाम क्या है, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका कॉमन नेम कैरोज एसिड भी है। तो H2SO5 कैसे बन जाएगा, इसमें भी पेरोक्सो लिंकेज आ जाएगा। ये देखो पेरोक्सो लिंकेज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई है नहीं। तो पहला H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है ये, बी वाला है H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सी आपका क्या है पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ये पायरोसल्फ्यूरिक, और ये क्या है पायरोसल्फ्यूरस, और डी क्या है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो ये तो बी और डी कॉमन नेम है इनका, देखो बी और डी के कॉमन नेम भी फेमस है। H2SO5 को आप कैरोज एसिड भी बोल सकते हो, और ये होता है मार्शल एसिड, ठीक है। तो पेरोक्सो लिंकेज आपसे पूछा हुआ है, पेरोक्सो लिंकेज किस में आ गया, एक तो ये आपके बी में और डी में, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी और डी। अब देखो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा क्या शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, जैसे मान लो ये तो स्ट्रक्चर तो हर बच्चे को ऑक्सिक एसिड की याद रहती है, फेमस क्वेश्चन होता है ये। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेटेड कौन सी, जैसे आप एक्स वाले मेथड से करते हो, जैसे इसमें निकाल के बताता हूं। देखो हाइड्रोजन +1 हो गया, तो इसको आप मान लो +2, एक हाइड्रोजन +1, 2 आ गया +2, सल्फर को मान लो आप x, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, 5 पे कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 0 के इक्वल कर दोगे, x कितना आ गया इसमें +8 आ गया, आगे नहीं आ गया +8। तो जब आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो आप x मान के करते हो वो वाली बेटा, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ जाए, जैसे सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है +6, हर ग्रुप की मैक्सिमम कितनी होती है इक्वल टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जब आपकी कैलकुलेटेड मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो उस कंपाउंड में क्या हो जाएगा पेरोक्सो लिंकेज, डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसमें भी चेक कर लेना, ये +2 है तो ये इसको 2x, तो यहां पर कितना हो गया, ये भी कितना आ जाएगा कैलकुलेटेड बेटा 16 में से 2 गए 14, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +7 आ जाएगा सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट। तो यहां भी कैलकुलेटेड मैक्स से ज्यादा आ रही है तो सीधा पेरोक्सो लिंकेज लगा देना बी और डी, ए और सी में तो ठीक है ज्यादा आएगी नहीं, तो सीधा आंसर बी और डी दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर स्ट्रक्चर याद है तो उससे भी आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8, और ये कहीं ना कहीं हम इंटीजर वाले सेक्शन में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को। टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड on 1 gram of charcoal, 100 ml of 0.5 molar acetic acid was used. Some of the acetic acid remained unadsorbed, और उसको फिर आगे न्यूट्रलाइज करवाया गया 40 ml ऑफ 1 मोलर NaOH के द्वारा। फिर इसने बोला है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है P × 10⁻⁻23, यहाँ पर ये पावर में है 10⁻³ मीटर स्क्वायर है ये, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सरफेस एरिया ऑन चारकोल, द वैल्यू ऑफ P हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ईच मॉलिक्यूल कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, P × 10⁻⁻23, तो हमें P का वैल्यू निकाल। एनीवेज कुछ और आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें कि 1 ग्राम चारकोल का जो सरफेस एरिया है वो इतना है। ध्यान दीजिए 1 ग्राम चारकोल पर ही हमें मोनोलेयर फॉर्मेशन, सरफेस केमिस्ट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सिंपल मोल कंसेप्ट वाला कैलकुलेशन। तो 1 ग्राम चारकोल का एरिया दे रखा है हमें इतना, और एवोगाद्रो की नंबर की वैल्यू भी दे रखी है अपन को 6 × 10⁻23। तो यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमने 50 मिलीमोल लिए हैं। अगर आप देखें मोलरिटी एंड वॉल्यूम दे रखा है तो 50 मिलीमोल हमने NaOH लिया था, और उसमें से 40 मिलीमोल NaOH हमारे पास रह गया। एनीवे सॉरी, यहाँ पर एसिटिक एसिड था हमारे पास, 50 मिलीमोल एसिटिक एसिड हमने लिया था, और उस जो हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड लिया है उसको एक बार मोनोलेयर उससे बना दिया,
और उसके बाद में जो रिमेनिंग एसिटिक एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करवाने के लिए 40 मिलीमोल NaOH की आवश्यकता पड़ी है। तो अब अपन को पता है कि CH3COOH NaOH के साथ 1:1 मोलर रेशियो में रिएक्ट करता है। इसका मतलब अगर NaOH के 40 मिलीमोल की आवश्यकता पड़ी है तो इसका मतलब है कि 40 मिलीमोल CH3COOH के बचे होंगे। दैट मीन्स ओनली 10 मिलीमोल्स ही एडजॉर्ब हुए। यहां पे अपन ने ये सिंपल कैलकुलेशन कर ली, अपने आप को समझा लिया कि 10 मिलीमोल ऑफ CH3COOH यानी एसिटिक एसिड की हमें जरूरत पड़ी उस मोनोलेयर को फॉर्म करने के लिए। अब एक मॉलिक्यूल का जो एरिया है जो वो ऑक्युपाई करता है वो है P इंटू 10⁻⁻23। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 10 मिलीमोल को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻3 मोल, और उसे संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम Na से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और Na का वैल्यू हमें यूज करना है 6 इंटू 10⁻23। तो ये टोटल मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल के द्वारा घेरा गया एरिया भी हमें दे रखा है। तो टोटल एरिया जो यहाँ पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे चारकोल की सरफेस पर वो इतना होगा। क्योंकि 1 ग्राम चारकोल पे हमने ये मोनोलेयर फॉर्मेशन करवाया था, और 1 ग्राम का यहाँ पर हमें जो एरिया दे रखा है वो 1.5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। तो इसको हमने हमारे कैलकुलेटेड एरिया के इक्वल कर दिया। यहाँ इसे सॉल्व करके हम P का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻23 से 10⁻23 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि P इज इक्वल टू, यहाँ पर जैसे मैं इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड को 150 लिख देता हूँ, नीचे हमारे पास 10⁻⁻2 इंटू 6 भी यहाँ पर है, 6 भी यहाँ पर है। तो यहाँ से 10⁻⁻2 निकल के आया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 15,000 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे अगर अपन देखें 3 से ये 2 गया, 3 से ये 5,000, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 2500 शुड बी आवर आंसर। ठीक है, P का वैल्यू जो है वो 2500 होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम जैसे देख सकते हैं कि अगेन ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसमें Vessel 1 contains W2 gram of non-volatile solute X dissolved in W1 gram of water। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेसल है जिसमें W2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हमने W1 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है। दूसरे वेसल में कोई दूसरा सब्सटेंस है, उसका भी W2 ग्राम ही लिया है, और उसे हमने अगेन W1 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्राएं सेम है, सॉल्वेंट सेम है, वाटर है, लेकिन सॉल्यूट डिफरेंट है, दोनों अलग अलग वेसल। ठीक है, एक्स सॉल्यूट है और दूसरा वाई सॉल्यूट है। दोनों वेसल्स के लिए आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनको अपन यूज करेंगे। देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि वेसल 1 में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो वेसल 2 के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कितना परसेंटेज होगा। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब अपन यहाँ पे वेसल 1 के लिए डेल्टा TV1 निकालते हैं। डेल्टा TV1 का फॉर्मूला हो जाएगा I1 इंटू KV इंटू M। क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट सेम है और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है KV, तो KV तो कॉमन हो जाएगा। मोलैलिटी को मैं M1 लिख देता हूँ, जो हमारे वेसल 1 में जो भी सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया उसके, और वांट ऑफ फैक्टर I1 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब इधर हम डेल्टा TV2 की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा I2 इंटू KV इंटू M2। अब यहाँ पर मोलैलिटी हम जानते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और I1 और I2 के लिए भी हमें कुछ रिलेशन दे रखा है, बोल रखा है कि क्वांटम फैक्टर ऑफ X जो कि हमारा I1 है इज 1.2 टाइम्स, दैट मींस I1 इज 1.2 टाइम्स ऑफ I2। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 1.2 टाइम्स ऑफ I2 लिख देता हूँ। तो इनटू KV तो कॉमन रहेगा ही, इनटू मोलैलिटी M1, और M1 जो मोलैलिटी है वो वेसल 1 के लिए है। यहाँ पर W2 ग्राम हमने मिलाया था, और लेटर से कि उसका मोलर मास हमने mx मान लिया, तो इतने मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1 ग्राम ऑफ वाटर इन 2000। वो सब अपन यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि वो सब तो कॉमन भी रहेगा यहाँ पर।
तो हमारे पास ये आया और यहाँ पे mx के बारे में भी हमें कोई सूचना दे रखी है। तो एक बार आगे देखते हैं, यहाँ पे 1.2 इंटू I2 इंटू KV और इंटू W2 अपॉन W1 एंड यहाँ पे 1000 इंटू 1 अपॉन mx। और mx के बारे में बोल रखा है कि मोलर मास वो तो वैसे, और यहाँ पर मोलर मास ऑफ x इज 0.8 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ y। तो मैं mx को अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ 0.8 इंटू एम बाय, तो इसको एक बार अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3 और यहाँ पे ये 2। तो ठीक है, एक बार इधर देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ये I2 रहा, KV तो कॉमन है ही दोनों में। मोलैलिटी ऑफ वेसल 2, जो सॉल्यूशन वेसल 2 में हमने प्रिपेयर किया उसकी मोलैलिटी क्या बनेगी, तो वहां पर हमने W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिलाया है, तो डेफिनेटली W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ Y सॉल्यूट एंड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज W1 ग्राम वाटर अगेन एंड इनटू 1000। अब अगर आप देखोगे बच्चों, तो ये जो पूरा चीज यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, ये है डेल्टा टीवी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। डेल्टा टीवी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन I2 इंटू केवी, I2 इंटू केवी इंटू W2 अपॉन W1 दैट इज देयर इंटू 1000 दैट इज देयर अपॉन MY। तो यहां पर अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूं, डेल्टा TV2 बोल देता हूं इसको, तो डेल्टा TV2 इंटू हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये 2 आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि डेल्टा TV1 इज 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा TV2, यानी कि जो सेकंड वेसल में जो सॉल्यूशन था हमारे पास, उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और फर्स्ट सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। हमें यही बताना है यहाँ पर कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन इन वेसल 1 दैट इज डेल्टा T1 इज 3/2 टाइम्स ऑफ दिस। परसेंटेज में निकालेंगे तो 3/2 इंटू 100 that is 150% of the solution in vessel 2. So answer should be 150% of the solution in vessel 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का। ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। एक बार ऑर्गेनिक के सर इनको एक्सप्लेन करेंगे, सुनते हैं उनसे क्या एक्सप्लेनेशन है इसका। वैसे थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनिक का ही कंसेप्ट ज्यादा है और थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉन्डेज का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और उसके बाद देखिए बायोमॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पहले बताया जाता है कि भाई बायोमॉलिक्यूल पढ़ लो, एक क्वेश्चन पॉलीमर का, एक क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल का आएगा। इसमें क्वेश्चन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के की पॉइंट है आपको समझना है। क्वेश्चन है फॉर द डबल स्टैंडर्ड DNA, एक स्टैंडर्ड दिया है आपको, एक आपको खोजना है। 1 स्टैंड इज गिवन बिलो। अब ये स्टैंड दिया हुआ है और उसमें दे दिया है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल बॉन्ड स्टैंड DNA इनटू द सिंगल स्ट्रैंड इन द किलो कैलोरी पर मोल के अनुसार। अब एक सिंपल सा तरीका देखिए कि इसको अगर हम इसको सेपरेट करना है अलग अलग, तो पहले आपको डबल स्टैंड बनाना पड़ेगा। और इसमें बहुत खास बात है कि इन्होंने दे दिया है कि A और T का जो बेस है उसका जो पेयर बन रहा है उसको ध्यान रखना है। H बॉन्ड फॉर AT बेस पेयर 1 किलो कैलोरी पर मोल लगता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड सबको मालूम है बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे आपको पता है कि अगर एडेनिन किससे बॉन्ड बनाएगा, थाइमिन से बनाएगा, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। और अगर गुआनिन साइटोसिन से बनाता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा फंसाया है कि अगर बायोमॉलिक्यूल देखिए, ज़्यादातर देखते हैं मैथ वाले बायोमॉलिक्यूल थोड़ा कम पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यहाँ आप फंस जाओगे। फंसने का सेंस में क्या है कि अब G और C का जो बेस पेयर है उसका जो है पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1.5 है। और इसमें AU है, यूरासिल का नाम दिया गया है, जो कि DNA में नहीं पाया जाता, RNA में पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के जो ये वाला मटेरियल है उसका यहाँ कोई यूज नहीं है। यही बात आपको समझना है। बाकी आपको नंबरिंग करनी है। देखिए यहाँ हमारा 2 बांड, देखो एक तो हम ये कर दे रहे हैं कि जहाँ डबल बांड पाया जाता है, डबल बांड थाइमिन में मिलेगा, डबल बांड एडेनिन में मिलेगा, फिर थाइमिन में मिलेगा, एडेनिन में मिलेगा, एडेनिन में मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, फिर ये थाइमिन में मिलेगा। इतना डबल बांड मिलेगा। अब ट्रिपल बांड वाले जो कंडीशन है, ट्रिपल बांड को देख लो बच्चों।
ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिलेगा? ये जो मैं इस कलर में कह रहा हूँ, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो अपन पहले देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड कितने हैं, जिसमें एनर्जी कितने लगने वाली है। तो हमारे डबल बॉन्ड वाले पूरे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। यानी हमारे पास 7 ऐसे हैं जो डबल बॉन्ड वाले हैं, यानी 2 बॉन्ड यहाँ है और एक की एनर्जी कितनी है? 1 है। तो आप यहाँ निकाल लोगे तो आपके पास कितना आएगा? 14 आ गया सीधे सीधे। अब सेकंड वाले का अगर देखा जाए तो सेकंड कितने हैं? 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6 है। सेकंड वाला आपके पास कितने हैं? 6 है। एक की, अब देखो 6 है लेकिन इसमें बांड कितने हैं? 3 बांड है, 3। तो ये 18 हो गया, और साथ में एनर्जी इनकी कितनी लग रही है? 3 बांड में 3 मोल। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना दिखाई दे रहा है? कितना बचा हुआ है? 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6, और एनर्जी क्या है? 1.5 दिया है। सॉरी, मैं 3 करा। 1.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, हाँ 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आ जाएगा 27। यानी पहले में हमारे पास कितना आ गया? 14 आ चुका है, दूसरे में आ जाएगा 27 किलो कैलोरी पर मोल, और आप इसको अगर ऐड करोगे तो आएगा यहाँ 1, और यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। यानी यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास? 41 आ रहा है। यहाँ केवल क्लू है, यहाँ बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन दिया, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन दिया, केवल कैलकुलेशन का है। गड़बड़ी सिर्फ वही होगी जो इसका यूज दिया है, आप इसको ढूंढोगे इसको कहाँ यूज किया जाएगा। लेकिन जो भी बच्चों को डीएनए आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बेस में, वो बच्चा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। बाकी इसमें केमिस्ट्री नाम का कोई भी चीज नहीं है, सिंपल सा केवल डिसोसिएशन की बॉन्ड एनर्जी थी, उसी को आपको बताया गया है। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये इंटीजर है, आप समझिए इंटीजर कितने? पूरे 24 मार्क्स के इंटीजर आया है। यानी 6 क्वेश्चन, दो आपने देखा कंटिन्यूअस है। ऑर्गेनिक का, फिजिकल का 2 आया, ऑर्गेनिक का आया, फिर एक ऑर्गेनिक का आएगा, फिर 2 इनऑर्गेनिक का। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा पोर्शन है इंटीजर का। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब करिए आप और बड़े प्यार से नंबर जोड़ के आइए, बाद में पता लगा है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता है क्वेश्चन करने से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों आगे देखिए, तो आगे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों, अब जैसा एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं फिजिकल के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से एक एक क्वेश्चन तो बनता ही है। तो सॉलिड स्टेट हो गया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इससे पहले अपन ने सॉल्व किया ही था। तो अब डेफिनेटली केमिकल काइनेटिक्स रह जाता है, और केमिकल काइनेटिक्स का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, और रेडियो एक्टिव रिएक्शन हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। कैलकुलेशंस थोड़ी सी यहाँ पर जो है अजीब गरीब है, तो वो थोड़ा सा पंगा करवा सकती है। फाइनल आंसर क्या देगा जी? तो ए सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238। एज ऑफ रॉक वाला क्वेश्चन अपन करते ही हैं बहुत सिंपली, कि वहाँ पर रॉक की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। यूरेनियम 238 आइसोटोप, विद द टाइम सम ऑफ द यूरेनियम 238 converted into stable nuclei lead-206, while the rest of it remains undisintegrated. When the age of the sample is itna years, the ratio of mass of lead-206 to that of uranium-238 in the sample is found to be 7. देखो अच्छा तब होता जब यहाँ पर मोल्स का रेशो दे दिया जाता, लेकिन यहाँ मास का रेशो दे करके थोड़ा सा कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बाकी अपन जानते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। हाफ लाइफ अपने को दे रखी है, तो हाफ लाइफ दे रखी है तो यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट इज 0.693, या इसको हम 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ ये भी लिख सकते हैं, या ln2 डिवाइडेड बाई t हाफ ऐसे भी हम, ठीक है। एनीवेज, तो क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है कि शुरुआत में यूरेनियम 238 था, और वो जा रहा है आपके यूरेनियम लेड, यहाँ पर हम देखें तो ये है लेड 206 में, ठीक है। अब शुरुआत में इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे ये हमें पता नहीं है, लेकिन आफ्टर टी टाइम हमें बताया गया है कि इसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, या इसका जो मास है और इसका जो मास है, वो उनका रेशियो हमको 7 दे रखा है। तो एक बार हम देख लेते हैं किस ऑर्डर में दे रखा है। रेशियो ऑफ मास ऑफ लेड, तो अगर इसको मैं 7x बोलता हूं इसके मास को, तो इसका मास होगा कितना? x।
तो अब इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, x डिवाइडेड बाई 238, और यहां पर इसके मोल्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 206। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ लेड हमें मालूम चल गए और नंबर ऑफ यूरेनियम जो वहां बचे हुए हैं वो हमें मालूम चल गए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के शुरुआत में जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे वो हमें डिटरमाइन करने। कहीं ना कहीं हमें मालूम है कि यूरेनियम जब भी टूट रहा है तो 1 मोल के बदले 1 मोल लेड बना रहा है। तो जितने भी लेड के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर बने हुए हमें मिल रहे हैं सैंपल में, कहीं ना कहीं इस लेड के नंबर ऑफ मोल्स को हमें इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इन्हीं एटम से, या ये कह सकते हैं कि लेड के ये जितने एटम्स बने हैं, यूरेनियम के इतने एटम्स टूटे होंगे इस टी टाइम में तभी जाकर के ये बने। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जो एन नॉट है, यानी कि जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है यूरेनियम के फ्रेश रॉक में, और वो हो जाएंगे कितने 7x अपॉन 206 प्लस x अपॉन 238, क्योंकि x अपॉन 238 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो अभी भी बचे हुए हैं। ये एन नॉट का वैल्यू हो गया और ये एन टी का वैल्यू हो गया। अब यहां पर हम कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन को लगा सकते हैं, के टी इक्वल टू एल एन एन नॉट अपॉन एन टी। तो के का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ हमें दे रखा है 4.5 इंटू 10⁹, और टाइम यानी जो टाइम जिस टाइम में इतना ये सब कुछ हुआ है, यानी ये जो रेशो मास रेशो इतने पे पहुंचा है, ये टाइम ही एज ऑफ रॉक है, और एज ऑफ सैंपल हमें दे रखा है p इंटू 10⁸ इक्वल टू एल एन, यहाँ पर एन नॉट अपॉन एन टी, और एन नॉट अपॉन एन टी जब अपन करेंगे तो कहीं ना कहीं x तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पर मतलब एक्सप्रेशन रह जाएगा वो है 7/206 प्लस 1/238 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर x/238। डेफिनेटली इसको आप अपने पेपर पे करोगे तो आपको और भी एकदम क्लैरिटी रहेगी, जैसा कि आपको मैं मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, एक जीरो यहाँ पे रहेगी, तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में 0.693 डिवाइडेड बाई 45 ऐसे लिख लेता हूँ। इधर बच्चों ln लगा हुआ है, नेचुरल लॉग लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं अब इसको अपन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे p से भी मल्टीप्लाइड है, ध्यान दीजिए p का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 238 मल्टीप्लाइड बाई 7, 238 मल्टीप्लाइड बाई 7 अगर अपन एक बार करके देखें तो 7 8 जा 56, ये 6 हो गया, 5 7 3 जा 21 एंड 5 26 एंड ये 7 2 जा 14 एंड 2 16, तो ये इतना आया। एंड प्लस 206 इसमें ऐड होगा, 206 भी अगर हम ऐड करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर ये हमारे सामने 1872 डिवाइडेड बाई 206 मल्टीप्लाइड बाई 238, और उसको जब हम 238 को 238 से कैंसिल भी करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 206 के करीब रह जाएगा। अगर हम देखें तो ये लगभग 9 के बराबर आ रहा है, क्योंकि 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1854 होता है, ऊपर है 1872, ऑलमोस्ट मतलब 9 के बराबर आ रहा है। तो ठीक है, अब इसमें 2.303 का फैक्टर भी रहेगा और log 9 के अराउंड अगर मैं लिखता हूं इसको, और चूंकि हम जानते हैं कि ये 0.693 जो है वो 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू है, तो अपन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस की वजह से इधर लेके आ रहा हूँ इसको, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो p इंटू, ध्यान दीजिए बच्चों मैं यहाँ पर 2.303 इंटू log 2 ये होता है, तो 2.30 से 2.303 कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर log 2 है और डिवाइडेड बाई 45 है, एंड इधर हमारे पास हो जाएगा log 9 को अपन कहीं ना कहीं जो है log 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0.96, क्योंकि हम जानते हैं log 3 का वैल्यू 0.48 के करीब अपन लेके चल रहे हैं। तो ऐसे में p बराबर हो जाएगा 45 इंटू 0.96 डिवाइडेड बाई log 2, और log 2 का वैल्यू 0.3 अपन लेके चलेंगे। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 45
45 into 96 divided by 30, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और ये हो जाएगा 48। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 प्लस 2 144। ऑलमोस्ट ये 144 के करीब आ रहा है। अभी डेफिनेटली यहाँ पर देखने वाला काम ये होगा कि चूंकि लॉग में इतनी सारी वैल्यूज के एग्जैक्ट मतलब कितने डेसिमल तक अपन लेके चलें, तब भी जाकर के अगर अप्रोक्सीमेट एक रेंज कहीं ना कहीं जेई को आंसर के रूप में देनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट इंटीजर तक पहुंचना तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज रहेंगी यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से 143 से 144 की रेंज में जो है इसका रेंज वाइज आंसर होना चाहिए। और बाकी तरीका बहुत सिंपल है, जैसा आप देख पा रहे हो। केवल कैलकुलेशन की वजह से अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी डालती है तो वो मतलब इट इज़ अप टू जेई अगेन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12th नंबर है, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कुछ सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड दिए हैं बेटा, ठीक है, मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें गलती होने की संभावना लग रही है मेरे को, ठीक है, कि कुछ बच्चों ने गलत किया होगा बेटा, ठीक है। अब इसमें ज्योमेट्री आपसे पूछी है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखो ध्यान से आप, COCN4-। इस कंपाउंड को देखो, इसमें सबसे पहले कोबाल्ट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, COCN4-। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, साइनाइड क्या हो गया -1, तो -4 है, उधर जाएगा +4, मतलब कोबाल्ट इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल कोबाल्ट, और न्यूट्रल कोबाल्ट मतलब आर्गन 18 3d7 4s2। अब आपको पता है साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या कर देगा बेटा, s के इलेक्ट्रॉन भी d में आ जाएगा, एक कन्वर्टेड D9 सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक 3d9, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टेड सिस्टम। तो अब ये D9 सिस्टम बन गया। अब D9 में आप स्क्वायर प्लेनर कैसे बनाओगे, यहां पॉसिबल नहीं है। अब आधे बच्चे इसमें गलती क्या कर सकते हैं, अब देखो ये आपका 3d9 सिस्टम देखना, अब न्यूट्रल कोबाल्ट है D9, अब आप इसमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो ये D9 सिस्टम है। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं कि सर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा दो बेटा, तो न्यूट्रल स्टेट में कोबाल्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो न्यूट्रल स्टेट में ट्रांसफर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे हम कॉपर +2 में सोचते हैं, हम कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स होता है D7 लो स्पिन साइनाइड के साथ ही, उसमें कोबाल्ट +2 से +3 में इजिली कन्वर्ट हो जाता है, तो कोबाल्ट +3 एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो उसमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। एक कॉपर +2 वाला CuNH3 4+2 है, उसमें वैसे ट्रांसफर तो नहीं होता बेटा, ठीक है, वो sp2d ज्योमेट्री का बनता है। यहां पर क्या है, अब सोचते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके dsp2 स्क्वायर प्लेनर बना दो, ये न्यूट्रल सिस्टम है, ट्रांसफर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये D9 सिस्टम ऐसा का ऐसा रहेगा। अब आपको 1 S और 3 P ये उठाने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री यहां पर क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में फर्स्ट ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये तो D10 सिस्टम है, ये तो डायरेक्ट क्या है आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स आप चेक करो, तो वैसे ही बता देता हूं मैं, देखो कोबाल्ट है, CO आपका क्या है, न्यूट्रल हो गया, NO पे प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये CO पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, x - 0 +1 = 0, तो +1 उधर जाएगा, तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहां पर बेटा -1, तो कोबाल्ट हो गया -1 ऑक्सीडेशन। और कोबाल्ट पे -1 का मतलब क्या हो गया, 3d7 4s2, तो पहले तो s के 2 इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखना बेटा, पहले तो क्या हो जाएंगे, देखो पहले तो न्यूट्रल कोबाल्ट क्या है, 3d7 4s2,
2 इलेक्ट्रॉन पहले D9 सिस्टम बनाएंगे ये। अब 1 इलेक्ट्रॉन हम और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें ये क्या बन जाएगा, D10 सिस्टम। और D10 सिस्टम ऑलवेज क्या होता है, sp3 टेट्राहेड्रल। D10 सिस्टम ऑलवेज क्या होता है, sp3 टेट्राहेड्रल हो गया बेटा, दूसरा भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। उसके बाद XgF4 फेमस कंपाउंड है बेटा, ये क्या है, स्टीरिक नंबर 6 का, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो स्टीरिक नंबर 6, जहां पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। उसका फर्स्ट केस तो क्या होता है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर, दूसरा होता है 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और जो तीसरा केस है 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है। तो इसमें देखो जीनोन पे 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। जीनोन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो फ्लोरीन खा जाएगा, 4 तो बॉन्ड पेयर बचे, 2 लोन पेयर। तो ये कौन सा बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बेटा, तो ये तो ज्योमेट्री तो इसकी कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। PCl4+ डायरेक्ट कोवलेंट कंपाउंड है, डायरेक्ट चेक कर सकते हो, V+M वाले का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, PCl4+। एक फॉर्मूला होता है ना बेटा कोवलेंट कंपाउंड में, ये तो कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड में डायरेक्ट ज्योमेट्री निकालने का, स्टीरिक नंबर निकाल लो। सेंट्रल एटम आपको पता है फॉस्फोरस है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस में, 5 होते हैं बेटा, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट साइड एटम कितने हो गए, क्लोरीन मोनोवैलेंट है, 1 बॉन्ड बनाता है 4, और प्लस चार्ज को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, तो ये आपका बना 4। ये क्या निकल के आ गया, स्टीरिक नंबर, ठीक है। और 4 पे आपको पता है हाइब्रिडेशन कौन सी बनती है, sp3, और sp3 का मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल होगी। एक ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा, एक हो गया। PdCl4 अगेन एक ट्रिकी मॉलिक्यूल आ गया। अब आपको पता है ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जब आपका मेटल 4d और 5d का आ जाए तो 4d और 5d में क्या होता है, लिगेंड पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि हेलोजन वीक फील्ड है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या आपको पता है कब कब पेयरिंग होती, या तो 3d में आप ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करो, +3 से ऊपर ले जाओ तब पेयरिंग हो जाती है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड में। मतलब पेयरिंग क्या 2 सिचुएशन में होती है, या तो आप लिगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड बना दो, या मेटल पे चार्ज बढ़ा दो। चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव। तो 4d और 5d की जो मेटल होती है उन पे जो जेड इफेक्टिव होता है बेटा वो काफी ज्यादा होता है। तो T2G और EG में, ये तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एग्जांपल है, ठीक है। तो गैप इतना ज्यादा हो जाता है, मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, जिससे कंपाउंड क्या हो जाता है, पेयरिंग, मतलब लो स्पिन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड तो क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल नहीं है बिल्कुल। जैसे NiCl4 तो जैसे ये निकल वाली फैमिली का है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। NiCl4 तो sp3 टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन ये वाला कंपाउंड क्या होता है, PdCl4, और एक इसके साथ आता है PtCl4, वो दोनों DsP2 स्क्वायर प्लेनर है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये याद रखो कि अगर सेंट्रल एटम 4d और 5d से आ जाए तो कंपाउंड क्या बनेगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट कंपाउंड देखो बेटा, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, आयोडीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। ये सीधा कोवलेंट कंपाउंड है, तो सीधा क्या निकालो, स्टीरिक नंबर। आयोडीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस में कितने हो गए, 4, 11 हो गए, एक नेगेटिव चार्ज 12, तो स्टीरिक नंबर कितना हो गया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6। तो 6 पर तो वैसे ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल पूछा हुआ है, और ये भी ऑक्टाहेड्रल में कौन सा है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन शेप क्या है इसकी, स्क्वायर प्लेनर, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अब ये देखो CuCN4, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और एक सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है, मिक्स क्वेश्चन है। यहां पर देखो इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है बेटा, कॉपर +1 है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर +1, और कॉपर +1 का मतलब वही D10 सिस्टम। अरे कॉपर क्या होता है बेटा, 3d10 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो D10, D10 में पॉसिबिलिटी क्या है, अरे ये D10 हो गया तो sp3 बनेगा, ये भी क्या बन जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल। तो एक टेट्राहेड्रल ये हो गया आपका। P4 बड़ा फेमस है, P4 नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन, एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस बेटा, व्हाइट और रेड याद करो, व्हाइट फास्फोरस, रेड ब्लैक, ब्लैक में अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक। अब ये P4 की आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो व्हाइट फास्फोरस पता है ना, एक सिंगल टेट्राहेड्रल यूनिट होती है, और
रेड वाला होता है पॉलीमेरिक टाइप का। तो P4 कैसे बनता है, P4 की स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये वाला P4 बन जाएगा। इसमें हर फॉस्फोरस पर क्या है, एक लोन पेयर है। तो यहां पर देखो, आप फॉस्फोरस पे ध्यान से देखना बेटा, 3 बॉन्ड पेयर देखो, फॉस्फोरस की ज्योमेट्री देखो, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। ये क्या है, एक लोन पेयर है। 1 2 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, क्या बनेगा, sp3 है। तो आपसे ज्योमेट्री पूछेगी ये बेटा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल। तो P4 भी आंसर हो जाएगा। तो अब काउंट कर लो, इसमें टोटल कितने हो गए। तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर आएगा 5 इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये दिखने में इजी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं काफी बच्चों से क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। यहां पर कुछ गलती हो सकती है, किसी का 4 आएगा, किसी का 3 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 5। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन फिर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो दिखाई दे रहा है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O3। एक सिंपल सा तरीका देखिए, आपको अमूमन क्लास में ये बताया जाता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन नियरली बराबर हो, और बहुत इधर उधर का अंतर हो, तो समझ लीजिए वहाँ मैटर एरोमेटिसिटी का है। एक नॉर्मल, मतलब आप मान के चलो, ओपन चेन भी हो सकता है, लेकिन अमूमन हम मान के चलते हैं, और कहीं ना कहीं आपको आगे चल करके वो चीज़ मिलेगी भी। सिंपल से देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है, गिव द फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या बताते हैं आप, न्यूट्रल या अल्कोहलिक, FeCl3, कौन टेस्ट देता है, इनॉल, ऑल इनॉल गिव द कलर। इसका मतलब ये जो कंपाउंड यहाँ है, यहाँ इसमें मैटर सीधे सीधे किसका आ रहा है कि इसमें इनोलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी है। ये टेस्ट देता है, डज नॉट हैव द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन तो इन्होंने 3 दे रखा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ये OH लगा है, यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में, तो इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। इसका मतलब कि ऐसी स्थिति बता रहा है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं है। इसका यहाँ आप इसका जरूर केयर करेंगे कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो OH लगे हुए हैं इसमें, वो OH का डिस्टेंस लगा हुआ है, एकदम पास पास नहीं लगे हुए। तो सिंपल सी बात इसमें देखिए कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी हमारा ये बेंजीन है, इस बेंजीन में OH यहाँ लग सकता है, और OH हमारा यहाँ लग सकता है, OH यहाँ। ये आपको क्लू दिया कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि नॉट प्रेजेंट आर 1 2। तो एक सिंपल सा देखा आपने, एक कंपाउंड बना दिया, कंपाउंड का नाम भी जैसे जानते होंगे, इट इज फ्लोरोग्लूसिनॉल। लेकिन आगे क्या दे रहा है, द कंपाउंड पी रिएक्ट विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH प्रोड्यूस ऑक्साइम। एक्चुअली कंपाउंड में कंपाउंड पाया जाता है ऑक्साइम, अगर ये बना रहा है तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, और जो हमारा 3 ऑक्साइम बनाता है, और ये टाटोमेरिक स्ट्रक्चर है, टाटोमेराइज होता है। वैसे एग्जाम्पल स्यूडो टाटोमेरिज्म का है। हकीकत बात यह है कि अगर ये कंपाउंड में अगर हम एसिड या बेस डाल दिया जाए, या पानी इवन डाल दिया जाए, तो कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोग्लूसिनॉल में। और फ्लोरोग्लूसिनॉल इतना ज़्यादा स्टेबल है इस कंपाउंड के कंपेयर में, ये स्यूडो टाटोमेरिज्म कह सकते हैं, यानी कंपाउंड मैक्सिमम इसी कंडीशन में पाया जाता है। लेकिन अगर आपने रिएजेंट डाल दिया, और आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया होगा ऐसा कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, 1% भी जा रही है, पॉइंट में जा रही है, प्रोडक्ट को अगर आप बाहर निकालते जाओ, नया कंपाउंड बनाते जाओ, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम पूरी ले जा सकते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा तरीका देखिए, कंपाउंड ये बन गया। अब क्या है, प्रोड्यूस द ऑक्साइम। तो यहाँ ऑक्साइम बनेगा, कितने ऑक्साइम बन गए, 3 ऑक्साइम बन गए। तो बच्चों 3 ऑक्साइम बना सकते हो आप, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल बॉन्ड N करके OH यहाँ लगा सकते हो, डबल बॉन्ड N करके एक OH यहाँ लगा सकते हो, फिर डबल बॉन्ड N करके OH को आप यहाँ लगा सकते हो। 3 ऑक्साइम बना दिया इसने। अब आगे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ द P। अब हमको P से लेना दादा, ये जो P बना हुआ है, ये ऑक्साइम बन गया, इसको छोड़ दो यहाँ, उसके आगे यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आगे। ट्रीटमेंट ऑफ द P विद एक्सेस ऑफ मेथिल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूस द कंपाउंड R। हमारे पास जो P वाला कंपाउंड है, ये प्रजा हुआ जो ऑक्साइम बनाता है, इसमें रिएक्शन कराया गया एक्सेस ऑफ मेथिल आयोडाइड से,
और मेथिल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब प्रेजेंस ऑफ बेस से मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन कराया तो बहुत आसानी से आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। इतना ज़्यादा एक्टिव मेथाइलिन का ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ, यानी जैसे बेस डालोगे वैसे क्या बनेगा, एनायन बनाएगा। एनायन बनाएगा, आप एल्काइलेशन करा लीजिए, इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा एल्काइलेशन, मेथाइलेशन वर्ड बोलो ज़्यादा बढ़िया। अगर मेथिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो मेथाइलेशन बोलो, और कोई अल्काइल है तो एल्काइलेशन बोलो। तो सिंपल सा आपने देखा कि एनायन कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन गया। और इन्होंने खूब अच्छा कहा था, एक्सेस ऑफ मेथिल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस डाल रखा है, KOH प्रोड्यूस द कंपाउंड R। एक्सेस करने पे क्या होगा बताओ, एनायन यहाँ बनेगा, एनायन यहाँ बनेगा, एनायन यहाँ बनेगा। एक बार हमारा R यहाँ लगा, फिर R लगा, फिर R यहाँ लगा, लेकिन एक्सेस में है तो एनायन फिर यहाँ बनेगा, फिर टाटोमरेज होती है तो एक यहाँ लग जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। देख रहे हैं आप, इतनी तरीके से हम यहाँ ग्रुप लगा सकते हैं। फिर क्या हो रहा है, अब ये R बन गया हमारा प्रोडक्ट। मेजर रिएक्शन ऑफ R विथ एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आइसोब्यूटाइल का ग्रुप लगा है, CH3 लगा है, CH लगा है, और आइसो का ग्रुप लगा है, CH3 और ये CH2 करने के बाद ये ब्यूटाइल लिथियम है ना, मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम का ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ मैग्नीशियम लगा दिया, यानी कुल मिला के ग्रेगनाट रिएजेंट लगा दिया कुल मिला। तो ग्रेगनाट रिएजेंट जो लगा दिया यहाँ आपने देखिए CH3 करा करके, अब ग्रेगनाट रिएजेंट की आप रिएक्शन करो, और यहाँ भी आपने देखा ग्रेगनाट रिएजेंट एक्सिस में डाल रखा है। तो आपको बहुत अच्छे पता है कि हमारा ग्रेगनाट रिएजेंट कहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा, यहाँ। देयर आर 3 प्लेसेस। तो एक आइसोब्यूटाइल यहाँ लग जाएगा, पोलराइजेशन होगा, OH आएगा, फिर यहाँ लग जाएगा, पोलराइजेशन OH आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ OH आ जाएगा। तो देयर आर 3 प्लेस, यानी कुल 3 जगह ऐसे OH लगेंगे, और हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम इसको आगे करके आपको बताते हैं, यहाँ ढंग से बताते हैं कि कैसे बनेगा, इसी पे बताते हैं कि पूरा प्रोडक्ट जो बना उसको आपको काउंट करना है, उसको आपको काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे, यानी अब पूरा जो मटेरियल आया वो मटेरियल आपके पास ये है, ये बन गया, यहाँ आपने OH बनाया, और अभी ये आइसोब्यूटाइलिन बना, देखो CH2, और यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, ये ग्रुप लगा है, यहाँ 2 मिथाइल का ग्रुप लगा है, CH3 और CH3 का ग्रुप लगा है, यहाँ फिर वही ग्रुप लग गया, कौन, OH ग्रुप लग गया, और ये CH2 और CH3 और CH3 वाला ये ग्रुप लग गया। फिर अल्टरनेट पोजीशन पे आपको लगाना है, 2 मेथाइल लगा दिया, फिर आपको यहाँ क्या लगाना है, एक OH लगाना है, और क्या लगाना है, और एक फिर यह लगाया CH लगाना है 2, और ये CH, ये CH3 और CH3। इतना बनने के बाद हम लोग देख लेते हैं, सवाल में पूछा गया फॉलो द ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या किया, गिव द हाइड्रोलिसिस। जब हम ग्रेगनाट एजेंट से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो ये पोलराइजेशन हुआ होगा ना, हमने ग्रेगनाट एजेंट से रिएक्शन कराया ऐसे, तो ये जो ग्रुप ऐड हुआ, पोलराइजेशन हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ क्या बनाया, MgX बन गया। अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्कोहल बन जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट हमने आपको बना दिया पूरी तरीके। अब S हमारा प्रोडक्ट बन गया। द टोटल नंबर ऑफ मिथाइलिन, यहाँ मेथिल ग्रुप का नाम है, ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड S, यानी हमारा S मौजूद है, और मिथाइल ग्रुप का नाम यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों, तो आप मिथाइल ग्रुप कितने हैं आपको वही जोड़ना है। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ प्रेजेंट है, आप देखिए देखते जाओ, और यहाँ अभी 2 हमने नहीं बनाया था, 2 यहाँ प्रेजेंट है, यानी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा 12 मिथाइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। CH3 ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आंसर आ जाएगा 12। क्लियर, तो 12 यहाँ आंसर आएगा। फिर आगे चलते हैं डिस्कस, इट इज क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला पैराग्राफ है, और पैराग्राफ है और पॉलीमर का क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पॉलीमर का क्वेश्चन है पैराग्राफ में, और सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये डीकलराइज, नहीं पॉलीमर का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पी मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ एक प्रॉब्लम ये है
कि कोई कंपाउंड 9 कार्बन है, 18 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि कंपाउंड को एरोमेटिसिटी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा खासा मतलब एक अनसैचुरेशन आपको दिखाई दे रहा है, बाकी कोई अनसैचुरेशन नहीं दिखाई दे रहा, दो ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब है कि कंपाउंड जो भी होगा, अभी हम लोग देखते हैं आर जो भी होगा, आल्सो शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी कुल मिला के हमारे पास ये कंपाउंड है इस तरीके से, कितने कार्बन का, कुल कितने 9 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का कंपाउंड है। और 9 कार्बन के कंपाउंड में शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब भाई एल्कोहल है आपके पास, तो बच्चों एल्कोहल है और आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा हो, इसका मतलब एल्कोहल हमारा क्या किनारे तो होगा नहीं, किनारे से थोड़ा एक अंदर होगा। तो हम ये बात करते हैं किनारे से थोड़ा अंदर, आपकी मर्जी, चाहे आप इधर बना दो चाहे इधर बना दो, एक वेज था। अब दूसरे वेज का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी प्रेजेंट हो। आगे देखते हैं उसको। ऑन द ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट। अच्छा, डबल बॉन्ड का यहाँ मैटर है। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट पी ऑन ओजोनोलिसिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। इफ द क्यू एन आर, यहाँ क्यू आर यानी ओजोनोलिसिस कंपाउंड तोड़ोगे तो दो कंपाउंड में बन जाएगा। क्यू एन आर ऑन ऑक्सीडेशन विद pyridinium chlorochromate PCC followed by heating if the S and T respectively. Both S and T show the positive iodoform test. अब यहां प्रॉब्लम ये है कि while compound Q show the positive iodoform test, compound R does not positive iodoform। कब? रिएक्शन कराने के बाद। इसका मतलब है कि हो न हो हमारा जो डबल बॉन्ड होगा वो ऐसा डबल बॉन्ड होगा कि जैसे ओजोनोलिसिस होने पर ये ओजोनोलिसिस कर दे, यहाँ एसिड आ जाए, मतलब एक हेलोफॉर्म तो दे रहा है, यहाँ एसिड आ जाए, और अगर हमने यहाँ एसिड लगाया तो 1 2 हमने OH मान लो यहाँ लगा दे रहे हैं, ऐसे अभी अभी देखते हैं। ओजोनोलिसिस कर दिया, कंपाउंड हमारे पास एक दो भागों में टूट गया। बाय आर कंपाउंड क्यू सो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आर हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देता है, हम आर को अलग कर देते हैं, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट ये दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगला डज नॉट, अगला नहीं भी दे रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि किनारे नहीं, हमको क्या अल्फा CH3 चाहिए, तो ऐसा इनके साथ नहीं है। नॉट गिव द पॉजिटिव टेस्ट। क्यू एंड आर ऑन ऑक्सीडेशन विद pyridinium chlorochromate, हम इसको अलग कर लेते हैं, पहले अलग करके देख लेते हैं। यानी हमारे पास एक कंपाउंड बना, ये CH3 और यहाँ लग गया OH, ये CH लग गया, और एक CH2 करने के बाद यहाँ बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंपाउंड हम इसको बना लेते हैं, कौन वाला, जो आइडोफॉर्म का टेस्ट दे रहा है। गिव द Q एंड R वाइल Q शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, हम इसको Q मान ले रहे हैं बच्चों। और कंपाउंड R डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, और R को हम यहाँ बना दिए, यही काम आएगा हमारे। R को हम यहाँ बना ले रहे हैं, यानी हमारे पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब देखो ये CH2 हो गया, ये C हो गया, यहाँ OH हो गया, और ये ऐसे हो गया। आगे आपको बैलेंस कर देते हैं, ये कंपाउंड हमारा हो गया। कंपाउंड R डज नॉट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, क्यों बन गया, ये डियर, ये हमारा R बन गया, ये सामने आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, PCC डाल देते हैं। बच्चों सबको पता है PCC डालने पे क्या होगा, PCC डाल दो तो हमारा जो एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कंपाउंड हमारा कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया। तो 1 2 3 यहाँ देखा, 1 हुआ, 2 हुआ, ये हमारा कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। ये C डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड क्या बन गया, OH बन गया, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया। फॉलोड बाय गिव द S एंड T, मान लो हम इसको S मान लेते हैं, और रिस्पेक्टिवली बोथ S एंड T शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब यहाँ आपको बड़ा खास बात देखना पड़ेगा कि जैसे हम इसमें रिएक्शन कराएंगे, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब क्यों दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे बच्चों, आप इसका ऑक्सीडेशन अगर करा के देखोगे, कौन सा कंपाउंड, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करा के देखोगे, ये तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड O में। अब देखिए दोनों C डबल बॉन्ड O, और दोनों ही आपने देखा कि अगर हम थोड़ा सा आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं तो उसका मतलब क्या है, जैसे आप आइडोफॉर्म की कंडीशन क्या है, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे आप बेसिक मीडियम यूज करते हो वैसे इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। देखा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा। इसमें जैसे रिएक्शन कराते हो ऐसे इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि आपको क्या बताया गया है बच्चों कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसमें एनायन बनता है, इसका एनायन स्टेबल होगा तो
कंपाउंड को थोड़ा सा हीट करने पर इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। यानी हमारे पास ये कंपाउंड बन गया, डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद ये दे रहा है रिएक्शन, और ये डिकार्बोक्सिलेशन दे दिया, और ये भी रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, बोथ एस एंड टी शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। हो गया खत्म। कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ क्यू एन आर, 500 मोल ऑफ आर गिव द 1 मोल ऑफ सिंगल असाइक्लिक कंपाउंड, सिंगल असाइक्लिक कंपाउंड यू। दे गिव द एटॉमिक मास इतना, ये सबका एटॉमिक मास दे दिया है। अब इसको अलग जगह लिखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट है। अब एक सिंपल सा आप देखिए इसमें और क्या करना है, हमको ये करना है इसमें कि अब आपके पास ये दोनों कंपाउंड पड़े हैं, वही केयर आपको करना है। हमारे पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, और ये एसिड है। एक एसिड हमारे पास ये है, ऑक्सीडेशन ऑफ PCC फॉलोड बाय कंप्लीट बोथ S एंड T शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये दोनों एसिड हमारे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक, अब हमारे पास यहाँ भी OH प्रेजेंट है, ये फॉलोड बाय द बोथ S एंड T शो द आइडोफॉर्म टेस्ट, कंप्लीट द पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ। ये तो बात की बात है, पहले ये कंपाउंड में जब आपने एसिड बनाया, एसिड में एसिड बना, और ये कंपाउंड बना, ये बना पॉजिटिव आइडोफॉर्म कंपाउंड डज नॉट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म। ये हो गया। QnR ऑन ऑक्सीडेशन विद पेरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट PCC फॉलोड बाय हीटिंग, S और T बताया, हीट कर दिया ऑक्सीडेशन करने के बाद, तो सीधे सीधे कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। बोथ S एंड T शो द पॉजिटिव आइडोफॉर्म, वो भी देते हैं। कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ मोल ऑफ Q एंड R, यानी मामला फिर आपका हमारा Q और R पे गया, और Q और R कौन है, जो ओजोनोलिसिस करने के हमने पास प्रोडक्ट ओजोनोलिसिस के बाद बनाया था। यानी सिंपल सा, उसमें OH भी लगा हुआ है और ये लगा है। अब क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें अल्कोहल का ग्रुप प्रेजेंट है, और जिसके के पास ये जो कंपाउंड हमारा पहली बार बना था, ये वाला कंपाउंड, वो कंपाउंड आपको बनाना होगा। यहाँ CH3 OH हो गया, और ये CH2 होने के बाद आपके पास C डबल बॉन्ड, ये OH हो गया। ये कंपाउंड है हमारे पास। और दूसरा कंपाउंड हमारे पास ये एसिड का है, जैसे C डबल बॉन्ड O, और ये OH हो गया, और फिर आगे CH2 है, और CH, ये OH हो गया, और CH2 करने के बाद यहाँ CH3 है। अब यहाँ क्वेश्चन का क्लू है बच्चों, इसमें देखिए समझना क्या है, समझना है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द कंप्लीट पॉलीमराइजेशन ऑफ 500 मोल ऑफ Q एंड 500 मोल ऑफ R गिव द 1 मोल ऑफ सिंगल असाइक्लिक पॉलीमर। सिंगल असाइक्लिक पॉलीमर का मतलब है पॉलीमर का चेन सीधे सीधे बनता चला जाएगा। और पॉलीमर को आप ध्यान रखिएगा, पॉलीमर जब आप बनाएंगे, जैसे A और B आपस में पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ क्वेश्चन अगर देखेंगे थोड़ा सा लेंदी है, आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, और स्पेस थोड़ा सा दूसरे टाइप का है इसमें। जब आप कैलकुलेशन यहाँ करोगे, तो कैलकुलेशन यहाँ करोगे बच्चों, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मास आपके सामने है, मास कैलकुलेट कर लो इसका। एक्चुअली थोड़ा सा मास इसको कैलकुलेट कर लो, मास बहुत आसानी से आ जाएगा इसका, दोनों का मास कैलकुलेट कर लो। तो जब आप दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ोगे तो डाइमर बनेगा, और वैसे ही हमारा ये पॉलीमराइजेशन ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कैसा होगा, इधर एसिड है, अल्कोहल है, तो इसका एसिड उसके अल्कोहल से मिलेगा, उसका अल्कोहल उसके एसिड से मिलेगा, ये ऐसे डाइमर ऐसे चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ 500 मोल उसका 500 मोल, 2 मोल 1 मोल 1 मोल से 1 यूनिट बनेगी। तो एक बात यहाँ ध्यान रखने की कोशिश करना है आपको, पूरे कैलकुलेशन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये मिलेगा कि पूरा चेन बढ़ता चला जाएगा। आप पूरे जोड़ दो, जोड़ने के बाद आप देखिए मास इसका भी कैलकुलेट करो 500 से, मास उसका 500 से कैलकुलेट करो, जितना आ जाए भाई इसका मास उसका मास, उसमें आपको माइनस करना है। किसका माइनस करना है, वाटर का माइनस करना है। देखो वाटर तो माइनस होता चला जा रहा है, 1 मोल मिलेगा, 1 मोल वाटर निकलेगा, 2 मोल में 1 मोल वाटर निकलता है। इसका मतलब है कि फाइनली आपको कैलकुलेट करने के बाद माइनस वाटर का जो करना है, वो वाटर का करना है 499 का। क्यों,
क्योंकि लास्ट में एक OH और एक H बचा रह जाएगा। बात पहले समझने की कोशिश करो। जब हम पॉलीमर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी का पॉलीमर बनाया, जैसे मान लो किसी एसिड का ही पॉलीमर बनाते हैं, ऐसे ऐसे आपने पॉलीमर बनाया, अब C डबल बॉन्ड OH इधर लगा, आप एल्कोहल से बनाते हो, तो लास्ट में बचेगा वो तो पॉलीमर नहीं है ना। तो इसी तरीके से आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, वन, थोड़ा लिंदी कैलकुलेशन है, इसको लिंदी करो, इसमें स्पेस में लिखने में भी नहीं आ रहा है, तो आपको माइनस करना है, कितना भी आ जाएगा मास उसमें 18 इंटू 499, यानी हमारा एक मोल का 500 से डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। बात समझते कि नहीं, केवल आपको 499 से माइनस करना है, यानी जो दोनों के मास जोड़ने पर आएगा उसमें माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 18 इंटू 499, वही जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर आप निकाल सकते हो। आंसर लगभग अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, बड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करने पे आ जाएगा इसमें, और कैलकुलेट करने पर बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, 1 लाख समथिंग आएगा, 1,20,000 के राउंड। तो आप यहाँ इसका आंसर बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे जोड़ने पर 102018 आता था, 102018 लगभग आंसर आ रहा है। बहुत लेंदी कैलकुलेशन है इसका, आप कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम। ओके, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पी मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 है, डिकलराइज द ब्रोमीन वाटर एंड शो द पॉजिटिव आयोडो फॉर्म। सेम है ओजोलिसिस ट्रीटमेंट विद, वही क्वेश्चन है। ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ pyridine क्लोरोक्रोमेट फॉलोड बाय हीटिंग TN, यस एंटी शो द पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। द कंप्लीट पॉलीमराइजेशन इतना सिंगल पॉलीमर यू गिवन द एटॉमिक मास इतना, द टर्म्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू। ये तो क्वेश्चन आया। अब भी क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यू, यानी 15 क्वेश्चन में यू का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ यू सिंगल साइक्लिक पॉलीमर, तो आपने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में कुछ इधर उधर दिखाई दे रहा है प्रिंटिंग वगैरह में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, हमारे दूसरे टीचर आ रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए। पैराग्राफ है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आता है सोल्ट एनालिसिस से। ये भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो 16 क्वेश्चन, तो आपसे क्या पूछा हुआ है 16 क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। When potassium iodide is added to an aqueous solution of potassium ferrocyanide, potassium iodide एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला सबको पता है, K3FeCN6। इसका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बेटा, ठीक है। इसमें आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +3 में। एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ऑब्जर्व्ड इन विच ए कॉम्प्लेक्स P इज फॉर्म्ड। कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, I माइनस है K प्लस, और जो I माइनस है बेटा, जो I माइनस है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, I2 बन जाएगा। -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, I माइनस को ऑक्सीडाइज, और ये खुद देखो बेटा +3 से किसमें चला जाएगा, +2 में। तो पोटेशियम पोटेशियम फेरिसाइनाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये क्या हो गया आपका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया। इसमें आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में।
तो ये जो P कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, तो P तो आपका कॉम्प्लेक्स बन गया ये वाला। अब आपसे क्वेश्चन में देखो पूछा क्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू, तो बैलेंस करोगे तो ये देखो बेटा 2, और ये कितना बन जाएगा आपका 2। अगर आपने बैलेंस देखो, बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। तो आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 पी इज, अगर 2 मोल मतलब 2 मोल, अगर आपके पी को 2 मोल चाहिए तो आपको के आई के कितने मोल लेने पड़ेंगे, तो देखो के आई के लेने पड़ेंगे आपको 2 मोल बेटा, ठीक है। तो पी का आंसर कितना हो जाएगा 2 इज राइट आंसर। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन जो 17 क्वेश्चन है पेपर 2 का, वो भी सोल्ट एनालिसिस सेम पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है। देखो अब बोल रहा है कि व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू, तो अभी जो हमने रिएक्शन की थी, ठीक है, कौन सी रिएक्शन, फिर से लिख देता हूं मैं, ये वाली रिएक्शन हमने की थी। आई माइनस क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड में। हमने बैलेंस कर दिया रिएक्शन को। तो यही हमसे पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था बेटा, ठीक है, कि 2 मोल जो ये प्रोडक्ट पी बनेगा, कि 2 मोल के लिए आपको के आई के कितने मोल रिक्वायरमेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। अब इस क्वेश्चन में आगे देखो बेटा, इन ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम द इक्विलिब्रियम शिफ्ट कंप्लीटली टुवर्ड्स पी, एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड, ये सिंपल सी लाइन है कि एसिडिक मीडियम में पी की तरफ, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, पी की तरफ रिएक्शन शिफ्ट रहेगी, तो ये तो आपका पी है। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू पी इन ए स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट इन ए स्प्रेंगली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स क्यू, द नंबर ऑफ जिंक आयन प्रेजेंट इन द मोलिकुलर फॉर्मूला क्यू इज। अब ये देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि जो K4FeCN6 इसमें जिंक क्लोराइड ऐड कर दो आप, K4FeCN6 में क्या कर दो, जिंक क्लोराइड ऐड, K4FeCN6 इसमें जिंक क्लोराइड अगर आप ऐड करते हो, तो यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स की पॉसिबिलिटी है बेटा, देखो ध्यान से, अगर तो हम 3 मोल लेते हैं इसको, बैलेंस करने के लिए यहां क्या बन जाएगा 6 KCl, ये वाली रिएक्शन होगी अगर आप इसमें जिंक क्लोराइड को ऐड करते हो बेटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया व्हाइट पीपीटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा चार्ज को बैलेंस, देखो ये क्या हो गया प्लस चार्ज कितना हो गया इसमें, जिंक, एक जिंक पे +2, +2 इंटू 2 +4 और ये +2, तो +6 क्या हो गया बेटा, ठीक है, सॉरी +4 और ये 2 कितना हो गया, तो देखो ध्यान से, अभी इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आप उसको क्या, सॉरी यहां पर क्या करोगे आप, ये जिंक क्या हो जाएगा बैलेंस कर लोगे, तो जिंक आ गया हमारा 3, क्योंकि यहां पर 3 है। अब देखो इसमें +2 इंटू 3 कितना हो गया +6 और के क्या हो गया +1, तो यहां पर हो गया +8 हो गया बेटा, 6 + 2 8, और यहां पर देखो बैलेंस हो गया आप कॉम्प्लेक्स FeCN6 पे, चार्ज कितना होता है -2 इंटू 4 कितना हो गया -8, तो प्लस का 8 प्लस का माइनस का ही 8, +8 -8, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसकी क्या होती है व्हाइट पीपीटी, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या पूछना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ जिंक आयन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यू, ये आपका क्यू ही बना है, ये क्या बन गया कंपाउंड क्यू। अब इस क्यू के अंदर जिंक कितने हैं 3 है, इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, जैसे मान लो K4FeCN6 यही
अगर आप 2 मोल ZnCl2 इसमें ऐड करें, Zn2 FeCN6 बेटा, ठीक है, और 4 KCl। तो बेटा इसमें ये वाले कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या है, व्हाइट, इसकी बनने की संभावना है, इसकी सब बनने की संभावना भी है। तो ये भी क्या है, एक व्हाइट कलर का पीपीटी है ये भी। अब देखो हमें जो लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है 2 और 3 दोनों होना चाहिए, क्योंकि देखो एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू पी तो आपका ये K4FeCN6 जो बन गया बेटा, ठीक है, इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट इन ए फ्रेंकली पार्शियल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स Q। तो नंबर ऑफ जिंक आयन बताना है। तो देखो बेटा ये वाली रिएक्शन भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये वाले भी। अगर 3 मोल ZnCl2 लेते हो K4FeCN6 तो ये वाले कॉम्प्लेक्स बनने की पॉसिबिलिटी है K2ZN3FeCN6 और नीचे देखो 4 है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। इधर देखो प्लस का 8 और माइनस का 8, चार्ज भी बैलेंस है। ये भी व्हाइट पीपीटी, ये भी व्हाइट पीपीटी। अगर 2 मोल ZnCl2 है तो K4FeCN6 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, इसमें बनेगा Zn2FeCN6 और ये तो बैलेंस होगी रिएक्शन। अगर हम देखे जाए तो अगर ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से देखें तो जिंक 3 है, नीचे वाले के हिसाब से देखें तो जिंक 2 है। तो दोनों रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पर बेटा देखो स्लाइटली एसिडिक मीडियम का यूज किया है। तो अब देखते हैं IIT इसका आंसर क्या देता है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 2 और 3 दोनों, 2 भी करेक्ट होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। IIT देखते हैं बेटा, ठीक है, क्या आंसर देती है इसका। तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, पैराग्राफ मतलब 16 और 70 दोनों सोल्ट एनालिसिस थे, पैराग्राफ एक ही था बेटा, ठीक है, और क्वेश्चन 2 थे।